तो हेलो, नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पूरे डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। और पढ़ाई करने के साथ साथ आप जो और भी चीज़ें हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, कुछ क्रिएटिव चीज़ें हैं, आप उनको कर रहे होंगे। ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको कुछ और प्लान कर रहा हूँ और बहुत जल्द वो आप लोगों के सामने आएगा। ठीक है। कुछ क्रिएटिव करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग, जैसे पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डीएनए के बारे में, उससे पहले आप लोगों से चर्चा करते हैं, है ना। काफ़ी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, कुछ की प्रॉब्लम्स होती हैं और सभी की प्रॉब्लम्स का तो खैर मैं सोल्यूशन नहीं दे पाता, लेकिन प्रयास करता हूँ कि हर बच्चे का सोल्यूशन मैं दे पाऊँ। ठीक है। और वैसा ही माहौल, वैसा ही इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करने के लिए मैं भी लगा हुआ हूँ। ठीक है। यानी कि हमेशा और किसी के लिए नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए ही काम किया जा रहा है। ठीक है। हमेशा एजुकेशन सेक्टर में रह के सिर्फ उसी के लिए ही काम किया जा रहा है और किसी के लिए नहीं। ठीक है। तो क्या हुआ? ज़्यादा सीरियस होने लगी क्या? मेरे को देख के ज़्यादा सीरियस मत होना, ठीक है। मैं ऐसे ही रहता। चलो देखो, आज देखो, एक एक बच्ची है जिसने बहुत प्यारा सा लाइन लिखा है कि सत्य हमेशा अकेला खड़ा होता है, कि सत्य हमेशा अकेला खड़ा होता है और असत्य के पीछे मूर्खों की पूरी लंबी कतार होती है। ठीक है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगे कि जहाँ पर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है, बहुत फैन फॉलोइंग है, ये है वो है, तो जरूरी नहीं कि वहाँ पर चीज़ें सही ही चल रही हों, जरूरी नहीं कि वो सत्य ही हो। ठीक है। वो असत्य भी हो सकता है, मतलब कि दोनों तरफ से सोचना है। ठीक है। हमें एक पहलू देख करके एक तरफ से नहीं सोचना है, सिंगल डायरेक्शन पे नहीं सोचना है। किसी ने कहा यार बायोन भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपने बस सोच लिया कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं ना। दूसरा पॉइंट भी उठाओ, क्यों अच्छा पढ़ाते हैं, खराब भी पढ़ाते होंगे, देखते हैं। ठीक है। तो किसी के कुछ कहने से और इन सारी चीजों को लेकर के कभी भी एक पक्षी नहीं बना जाता है। ठीक है। थोड़ा सा आपका जो दिमाग है ना, ये यहाँ पर जो दिमाग है, उससे थोड़ा सा सोचा जाता है। वो इसीलिए दिया गया है ताकि आप सोच के, समझ के, फिर आप एक्शन लें, इसीलिए ये दिमाग आपके पास है। ठीक है। थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचिए, समझिए और काम करिए। और जब आप सोच रहे होते हैं ना, कोई भी चीज सोच रहे होंगे, कुछ प्रोसेस में लगा होगा, तो दिमाग भागेगा तुम्हारा, जहां से दिमाग भाग रहा हो। ठीक है। जहां से भी तुम्हारा दिमाग हट रहा हो कि यार इसे नहीं, बाद में करते हैं, सबसे पहले वही काम करो, वही सबसे जरूरी काम है। ठीक है। अगर तुम्हारा दिमाग बर्तन धुलने का नहीं कर रहा है, ठीक है, तुम्हें बड़ा खराब लगता है बर्तन धुलना, तुम सबसे पहले बर्तन धुलो। इससे पता है क्या होता है, इससे तुम खुद से जीत जाते हो, खुद से। और जब जब तुम खुद से जीतते हो ना, तब मोटिवेशन अंदर से आता है। फिर बाहर से तुम्हें मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं आता, बाहर से फिर मोटिवेशनल वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है, फिर वो मोटिवेशन अंदर से आता है। और जो मोटिवेशन अंदर से निकलता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। ठीक है। तो एक चीज और सुनना, कि ध्यान से सुनना, कान बिल्कुल खड़े कर लो ऐसे करके, ऐसे कर लो, ऐसे कान को खड़े कर लो, कि लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस ना लौटें। कि लक्ष्य पर आधे रास्ते पर जाकर, आधे रास्ते जो है, लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता आपको पार करना पड़ेगा। ठीक है। एक कहानी आप लोगों ने बहुत सुना होगा शायद, कि एक व्यक्ति था। ठीक है। क्या था? एक व्यक्ति था, और वो व्यक्ति क्या था, वो व्यक्ति 12th में फेल हो गया था। ठीक है। क्या हो गया था? 12th में फेल हो गया था। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, कि एक व्यक्ति था, वो क्लास 12th में पढ़ता था और वो 12th में फेल हो गया। इसके बाद उसको कुछ समझ नहीं आया, तो उसने लगा कि यार मैं फेल हो गया, अब तो मेरी बेइज्जती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो वो मरने चला गया। और वो नदी के किनारे बैठा था, डूबने ही वाला था। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति मिला उससे, और अब कहानी है, उससे मिला, उससे पूछा कि भाई क्या बात है। तो बोला मैं मरने जा रहा। तो उसने पूछा क्यों मरने जा रहे हो? बोला मैं क्लास जो है 12th में फेल हो गया। तो बोले अच्छा ठीक है मर जाओ, लेकिन एक चीज ये बताओ, तुम मर गए, फिर से तुम्हारा जन्म हुआ, फिर से तुम कक्षा 1 से पढ़ोगे,
फिर से तुम कक्षा 1 से पढ़ोगे, फिर 12 तक पहुंचोगे। अपने कितने साल फिर लगाओगे? 12 साल फिर तुम यही पढ़ाई करोगे। 12 साल फिर तुम यही करोगे। बस उसने इतना बोला। अब बोला डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें मरना है या जीना है। वो आराम से खड़ा हुआ, इसे झाड़ा वाड़ा, मुझे नहीं मरना, तुरंत आराम से वो घर निकल लिया। कि भाई सही कह रहा है यार, 12 साल फिर से बर्बाद होंगे, अभी 1 साल है, एक ही साल में काम कर लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे कभी कभी कुछ गाइडर, कुछ मोटिवेटर, है ना, कुछ कैरियर कोच आपको मिलते हैं जीवन में, तो उनकी कद्र करना। ठीक है। उनके साथ अच्छे से बात करना, और अपने लाइफ की जो सच में जो प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उसको शेयर करना, उसको साझा करना। ठीक है। और अगर देखो एक चीज और होती है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते। ठीक है। अपने बड़े भाई से भी, अपने मदर से भी, अपने फादर से भी। मैं कई ऐसे बच्चों से मिलता हूँ, अच्छे ऐसे बच्चे नहीं, बड़े बड़े लोग होते हैं ना, 25-30 साल के, जिनकी शादी होने को है। अब वो जब शादी होने को रहता है तो वो लोग इतना घर में डरते हैं, नहीं भैया ऐसे नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, मैं कैसे बोलूंगा, ये बोलूंगा, वो बोलूंगा। वो लोग खुद नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है। तो इसका रीजन कहीं ना कहीं क्या है, कभी आपने सोचा है? हाँ। उन्होंने बहुत पढ़ा है, समझ रहे हो? उनके पास बहुत डिग्रियां हैं, बहुत उन्होंने पढ़ाई की है, और फिर भी वो सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक चीज साफ से है कि हर पढ़ा लिखा इंसान जरूरी नहीं है कि वो समझदार हो, और हर समझदार इंसान जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा ही हो। ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई एक अलग जगह पर है, और समझदारी का आना, अंडरस्टैंडिंग का लेवल, वो एक अलग जगह पर है। ठीक है। समझ रहे हो? ये जो होमोसेपियंस नाम का ये जो जानवर है, ये थोड़ा सा इंसान बन जाए, है ना, और इंसान की तरह थोड़ा सा सोचे, क्योंकि हमारे पास कॉन्सियस है। ठीक है। हमारे पास सेल्फ कॉन्सियस होती है, सोचने की क्षमता होती है, ज्यादा सोचने की क्षमता। तो थोड़ा सा तार्किक सोचे, अच्छा सोचे, एक पक्षी ना रहे, है ना, और गलत डिसीजंस लेने से बचे। ठीक है। थोड़ा सा सही डिसीजन ले। ठीक है। चलिए, तो देखो एक बात और, ओशो लिखते हैं कि जब कभी 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 लोग होते हैं ना, बहुत बहुत उनके पास खुशी होती है। ठीक है। उनके पास गाड़ी भी है, उनके पास घर भी है, उनके पास बंगला भी है, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं। इस विषय में ओशो लिखते हैं कि, मतलब बोलते हैं कि सुख हो मगर शांति ना हो, सुख हो मगर शांति ना हो तो समझ लेना कि तुम सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हो। ये सुविधाएं हैं, ये सुख नहीं है। तुम्हारे घर में एसी लगा है, तुम्हारे पास बड़ी सी कार है, तुम्हारा बड़ा घर है, ये सुविधाएं हैं। अगर उन सुविधाएं को तुम सुख समझ रहे हो, तो वो रियल में, वो एक्चुअल में सुख नहीं है। ठीक है। चलिए आगे चलें। तो जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा न्यूक्लियोटाइड, डीएनए। ठीक है। जैसे यहाँ पर डीएनए को हम लोगों ने अच्छे से देखा, और ये स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है। तो डीएनए को जब मैंने बनाया, तो देखो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बीच वाली संरचना को ध्यान से देखिए, ये वाली संरचना को। ठीक है। जब आप इस संरचना को देखते हैं, जो बीच में रॉड टाइप लगे हुए हैं, रॉड। ठीक है। तो मैंने बताया कि ये प्यूरिन और पिरिमिडिन नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अगर इस रॉड में मैं यहाँ पर देखूं, कहाँ पर देखना, अगर मैं इस वाले रॉड पर यहाँ पर देखूं और यहाँ पर देखूं, अभी ध्यान से इस चीज को देखना, सब समझ आ जाएगा। ये देखिए, अब देखिएगा यहाँ पे, अब ये जो लाइन गई हुई है, ये जो गोला वाला है, इसके बाहर की जो लाइन है, ये शुगर किसकी, ये आपका शुगर प्लस फॉस्फेट से मिल करके इसका बैकबोन बना है, इसका रज्जुक बना है। ठीक है। किससे किससे? शुगर और फॉस्फेट से मिल करके। इसके बीच में नाइट्रोजिनस बेस है। नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन होता है, तो डुअल
हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन से जुड़ता है, और अगर ग्वानीन होता है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ता है। ठीक है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ता है। ठीक है, क्या देखा कि डुअल डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एडेनिन थाइमीन के साथ जुड़ता है, और ट्रिपल हाइड्रोजन के साथ ग्वानीन साइटोसिन से जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पे समझे? तो अगर यहाँ पे एडेनिन है, एडेनिन है, क्या है ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे एडेनिन है, एडेनिन है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाले बेस पेयर पे क्या होगा, नीचे वाले बेस पे क्या होगा, थाइमीन होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ये देखो थाइमीन होगा। तो थाइमीन किसके साथ जुड़ा होता है, डुअल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा कि नहीं, ये डुअल बॉन्ड लगा हुआ है, जुड़ा होगा ना। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, यहाँ पे थाइमीन है तो यहाँ पे क्या होगा और कितने बॉन्ड से जुड़ा होगा बताओ। अब बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पे अगर थाइमीन है तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे क्या होगा, यहाँ पे मैंने बोला अगर ग्वानीन है तो यहाँ पे क्या होगा, साइटोसिन होगा ना, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये देखो, यहाँ पे अगर थाइमीन है तो यहाँ पे डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एडेनिन होगा ना, यहाँ पे अगर साइटोसिन है तो यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ग्वानीन होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा नहीं, यस या नो, यस या नो। आपने बोला भैया होगा। डीएनए इतना ही आसान है, इससे भी और आसान है, बस समझना और समझाना, अगर ये दोनों लोग मिल गए ना आपस में तो समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया ना। अब इधर देखो थाइमीन है तो भैया बोले अब ज्यादा वो नहीं पता है मेरे को, उधर थाइमीन है तो इधर एडनीन ही होगा। ठीक है, ये देखो, इधर इधर अगर एडनीन है तो क्या होगा, इधर इधर साइटोसिन है, इधर ग्वानिन है, तो बताओ क्या होगा। आपने बोला अब उल्लू समझ रहे हो कि अब तो मेरे को पता ही है, इधर एडनीन है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थाइमीन होगा डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ग्वानीन होगा, यहाँ पे ग्वानीन है तो यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन होगा। ठीक है, तो ये आपके नाइट्रोजिनस बेस हैं, क्या है, नाइट्रोजिनस बेस हैं। और यहीं पर आपने क्या देखा, अब इस चीज को ध्यान से देखना, यहीं पर आपने क्या देखा, देखो आज इस पूरे डीएनए को सजा ही डालते हैं, है ना। और ये सब माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से ही आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुगर होता है, क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे होता है सुगर, क्या होता है सुगर और फॉस्फेट, सुगर और फॉस्फेट, ये है सुगर, फिर ये है फॉस्फेट, ये है सुगर, ये है फॉस्फेट, ये है सुगर, ये है फॉस्फेट, ये है सुगर, ये है फॉस्फेट। ठीक है, ये देखो सुगर, ठीक है, फॉस्फेट सुगर, ठीक है, फिर यहाँ पे आया फॉस्फेट सुगर, फॉस्फेट सुगर, फॉस्फेट सुगर। ठीक है, ऐसे करके सुगर और फॉस्फेट, सुगर और फॉस्फेट की एक रिंग मतलब चेन बन जाती है, जिसे बैकबोन कहते हैं। ठीक है, तो बैकबोन किससे, डीएनए का बैकबोन किससे मिल करके बना, डीएनए का ये स्ट्रक्चर किससे मिल करके बनेगा, ये स्ट्रक्चर आपका सुगर और फॉस्फेट से ही मिल करके बनेगा, किससे, सुगर और फॉस्फेट से ही। अगर आपसे पूछे कि बताओ नाइट्रोजिनस बेस किससे जुड़ता है, नाइट्रोजिनस बेस, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इधर का भी बना दें। ये है सुगर, ये है फॉस्फेट, शुगर है फॉस्फेट है, ठीक है, शुगर 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 शुगर, है ना। ये कौन सी शुगर है बताओ, ध्यान से बताना कौन सी शुगर है बताओ, कौन सा शुगर है ये, कौन सा शुगर है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए ना, क्या पढ़ रहे हैं, डीएनए। तो डीएनए में कौन सी शुगर होता है, डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर,
ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C5H10 और O4। ठीक है, C5H10 और O4। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेस किससे जुड़े होते हैं, क्वेश्चन है आपसे बड़ा छोटा सा। नाइट्रोजिनस बेस किससे जुड़े होते हैं, तो एक बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, सुगर और ये है सुगर और ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। यानी कि जो सुगर होता है, क्या होता है, सुगर, नाइट्रोजिनस बेस किससे जुड़ा होता है, सुगर से कि फॉस्फेट ग्रुप से। तो हमेशा याद रखना, नाइट्रोजिनस बेस जो होता है वो सुगर से जुड़ा होता है। ठीक है, किससे, सुगर से जुड़ा होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ा होता है, सुगर से। ये देखो यहाँ पे, ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, किससे जुड़ा है, सुगर से। थाइमीन सुगर से, ये सुगर से, ये सुगर से। ये देखो ऊपर वाले भी किससे जुड़े हैं, सुगर से। ये देखो, ये सुगर है, एडनिन है, सुगर है, ग्वानिन है, सुगर है, थाइमीन है, सुगर है, साइटोसिन है, सुगर है, थाइमीन है, सुगर है, साइटोसिन, सुगर है, एडनिन, सुगर है, ग्वानिन। ठीक है, तो जो नाइट्रोजिनस बेस होता है, नाइट्रोजिनस बेस किससे जुड़ा होता है, सुगर से। अब देखो एक चीज समझ गए, इतना समझे ना, इतना समझे ना, समझ गए ना। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज यहीं पे चिपका दिया, क्योंकि तुम्हें एक चीज समझ में आ गई, क्या, सुगर प्लस क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस। शुगर किससे जुड़ा होता है, नाइट्रोजिनस बेस से जुड़ा होता है। और जो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जब आपस में जुड़ते हैं तो एक श्रृंखला बनाते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, टाइड नहीं बोलते, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है, बताइए। न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है, ध्यान से देखना कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर होता है। ठीक है, और साथ ही नाइट्रोजिनस बेस होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है, और साथ ही क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। क्या होता है, आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है। किसमें होता है, तो ये आपका होता है न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में पिछली क्लास में हमने देखा। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें होती हैं, एक शुगर और दूसरा है आपका नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक एसिड तो दो प्रकार का होता है, एक होता है आरएनए। आरएनए में जो शुगर पाई जाती है वो होती है राइबोस शुगर, राइबोस शुगर। तो जब राइबोस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो क्या होता है, इस चीज को देखेंगे। ठीक है, और डीएनए में जो शुगर पाई जाती है वो दूसरी शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, जब आरएनए के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, क्या जुड़ता है, आरएनए। मैंने बोला शुगर, शुगर का इमेज कैसे बनेगा, यहां से देखो ध्यान से, कल देखे थे। ठीक है, ये है आपका शुगर। ठीक है, कौन सी शुगर है, ये है आपकी आरएनए की शुगर। ठीक है, CH2OH है, एच है, एच है, एच है, यहाँ पर भी OH होगा, यहाँ पर भी OH होगा, यहाँ पर एच है, यहाँ पर OH है। ठीक है, ये आपका पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। ठीक है, समझे। जो यहाँ पे OH है, OH से ही क्या जुड़ता है, यहीं पे जुड़ता है क्या, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस यदि दो रिंग का है, ठीक है, जो प्यूरीन होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, वो सभी डुअल रिंग के स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे, डुअल रिंग के। अगर मैंने इस शुगर में, ठीक है, इस राइबोस शुगर में क्या किया, ध्यान से समझना, इस राइबोस शुगर में, ये शुगर कौन सी है, ये है आपकी राइबोस शुगर। ठीक है, अगर इस राइबोस शुगर में मैंने ऐड कर दिया एडिनिन, ठीक है, तब ये पूरा जो न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है किसका,
ये पूरा न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, इसको समझना है। तो ये राइबोस शुगर है, तो शुगर है आपकी आरएनए की, ठीक है, यानी कि शुगर के साथ अगर एडिनिन ऐड होगा, ठीक है, क्या ऐड होगा, एडिनिन, तो वो क्या कहलाएगा, जब शुगर के साथ एडिनिन ऐड होगा तो वो कहलाएगा एडिनोसिन। इस न्यूक्लियोसाइड को बोलेंगे एडिनोसिन। एडिनिन डुअल रिंग वाला होता है, ठीक है, डुअल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्योंकि एडेनिन है आपका प्यूरिन, क्या है, एडेनिन आपका प्यूरिन होता है, और ये डुअल रिंग का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बताइए, यहाँ तक क्लियर है, चलो। तो ये क्या बनेगा, ये आपका बना एडिनोसिन, क्या बना, एडिनोसिन। बस यही सिंपल सी बात है जिसको समझना है आपको, इसी को समझना है। अब इस न्यूक्लियोसाइड को बोलेंगे क्या, इस न्यूक्लियोसाइड को बोलेंगे एडिनोसिन। क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। इस न्यूक्लियोसाइड को क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। अब अगर इसी के साथ शुगर प्लस ग्वानिन मिला दो, ग्वानिन अगर मिल जाए तो क्या बनाएगा, तो वो बनाता है ग्वानोसिन, ठीक है, क्या बनाएगा, ग्वानोसिन। ये आपके हैं प्यूरिन, क्या है, ये सभी हैं आपके प्यूरिन, बताओ, गया दिमाग में, हो गया। अब अगर पिरिमिडीन की बात करें, शुगर से, है ना, शुगर से अगर मिल गया साइटोसिन, ठीक है, शुगर से अगर साइटोसिन मिला तो स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, ये बनाएगा साइटिडीन। अब अगर यहाँ पे साइटोसिन होगा, यहाँ पे एडेनिन था, यहाँ पे ग्वानिन कर दो, ठीक है, ग्वानिन भी डुअल रिंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर साइटोसिन होगा क्या होगा, अगर साइटोसिन होगा तो साइटोसिन में सिंगल रिंग होती है, तो ये देखो साइटोसिन हुआ, साइटोसिन में कैसी रिंग होती है, तो साइटोसिन में आपकी सिंगल रिंग ही होती है, ठीक है, साइटोसिन में डुअल रिंग नहीं होती है। और ये फर्स्ट कार्बन से ही क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस जुड़ता है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन से ही नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पर अटैच होता है, ऐड होता है, जुड़ता है, ठीक है, बताओ। तो ये बनाएगा आपका साइटिडीन, साइटिडीन, ठीक है, क्या बनाएगा, साइटिडीन, सी भाई, है ना, साइटिडीन। और अगर अब यही कौन सी शुगर है, राइबोस शुगर है, ठीक है, राइबोस शुगर का फॉर्मूला C6H10O5, ठीक है। तो जब राइबोस शुगर के साथ अगर मिलता है थाइमीन, थाइमीन, ठीक है, अगर राइबोस शुगर के साथ थाइमीन मिल गया तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा आपका थाइमिडीन, थाइमिडीन, ठीक है, थाइमिडीन, थाइमीन, थाइमीन, ठीक है, तो क्या बनाया, थाइमिडीन। अब अगर यही शुगर के साथ क्या है, यही शुगर के साथ आपका यूरेसिल बना दिया, क्या बना दिया, यही शुगर के साथ अभी अगर यूरेसिल बना दिया तो स्ट्रक्चर कहलाएगा क्या, आपका जो है स्ट्रक्चर कहलाएगा थाइमिडीन यूरेडीन, क्या होता है, यूरेडीन कहलाएगा। ये है आरएनए। जब आरएनए की शुगर यानी कि राइबोस शुगर किससे जुड़ता है, राइबोस शुगर जुड़ता है नाइट्रोजिनस बेस से, तो उस नाइट्रोजिनस बेस को ये बोलेंगे एडिनोसिन, ठीक है, फिर ग्वानोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन और यूरेडीन। तो भाई साहब थक गया मैं, है ना, सच में थक गया मैं, थक गया। देखो अब इसको, लिखो इसको, बताओ, लिखो, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये है राइबोस शुगर। अगर मैं यहीं पे जो ओ है, क्या है, यहीं पर जो ओ है, इस ओ को मैं मिटा दूं तो ये बनेगा हाइड्रोजन, ठीक है, क्या बनेगा ये बनेगा हाइड्रोजन।
जब ये हाइड्रोजन आपका बना, क्या बना, हाइड्रोजन, तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, इसको मिटा दूं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बन गया आपका डीऑक्सी राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, डीऑक्सी राइबोस शुगर का। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना। अगर अब मैं बोलूं वो आरएनए था, अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है डीएनए, ठीक है, डीएनए, अगर डीएनए का शुगर, इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर, इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4 और केमिकल स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ठीक है, इसके पहले कार्बन पर यदि शुगर के साथ यदि नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेगा तो क्या होगा। ठीक है, इसके पहले कार्बन पर ही, है ना, बिल्कुल सिंपल। यहां पर मैंने आपको क्या बताया, यहां पर मैंने आपको बताया कि डीएनए है, डीएनए का शुगर कैसा होता है, डीएनए का शुगर होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। कैसा होता है डीएनए का शुगर, वो होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर जब एडेनिन से मिलेगा, अब ए बस लिख रहा हूं, ठीक है, एडेनिन यहाँ का आप लोग देखो, डीऑक्सी राइबोस शुगर जब एडेनिन से मिलेगा तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, तो वो बनाता है आपका डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसिन, यस आई एन ई, ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसिन बनाएगा। और अगर यही शुगर मिला ग्वानिन से, क्या मिला, यही शुगर अगर ग्वानिन से मिला तो क्या बनाएगा, अब बनाएगा डीऑक्सी, डीऑक्सी ग्वानोसिन। ठीक है ना सिंपल, देखो है ना सिंपल। अगर यही शुगर आपका साइटोसिन से मिला, क्या मिला, यहीं पर अगर साइटोसिन हुआ, अभी अब देखो, हाँ साइटोसिन, ये पूरा स्ट्रक्चर है, अगर यहीं पर साइटोसिन हुआ तो डीऑक्सी साइटिडीन बना दिया। इस न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे, इस न्यूक्लियोटाइड को बोलेंगे डीऑक्सी साइटिडीन। ठीक है, क्या बोला हमने इस स्ट्रक्चर को, डीऑक्सी साइटिडीन, बताओ। ठीक है, अब अगर इसी शुगर से थाइमीन मिल गया, शुगर प्लस थाइमीन, तो क्या बनाया, वो बनाया डीऑक्सी थाइमीडीन। ठीक है, क्या बनाया, डीऑक्सी थाइमीडीन। ये न्यूक्लियोसाइड है, इनमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ रहा है, क्या है, इनमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ ही नहीं रहा है। अगर इसमें जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तब इसकी और पूरा एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अगर इसमें शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा हो गया, पूरा स्ट्रक्चर बन गया न्यूक्लियोटाइड। अभी क्या है, न्यूक्लियोसाइड, जो मैंने आपको यहां पर बताया, ये देखो यहां पर जो मैंने आपको बताया, ये है नाइट्रोजिनस बेस थाइमीन, ये जुड़ रहा है शुगर से। अब बताओ, अगर थाइमीन शुगर से जुड़ रहा है, शर्करा है डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, इसका क्या नाम दिए, इसका नाम दिए डीऑक्सी, क्या दिया, इसको हमने बोला, सिर्फ इतने को, सिर्फ इतने को हमने बोला डीऑक्सी थाइमिडीन। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है, ये शुगर जुड़ रहा है ग्वानिन से, शुगर और ग्वानिन जो है, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जुड़ रहा है। अब इसका नेम, इसका क्या नाम होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, इसका क्या नाम होगा, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जल्दी 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 जल्दी, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, जल्दी से करो। तुम लोग नहीं करोगे मुझे पता है लेकिन क्या करूं यार, अब यूट्यूब से मैंने शुरू किया था तो लाइक शेयर तो बोलना ही पड़ता है ना, मतलब वो फ्लो में ही है, न्यूरॉन्स ऐसे सेट ही हो गए हैं ठीक है, चलो देखो। लेकिन सच में नहीं पता है, तुम लोग बहुत शेयर करते हो और मेरे पास काफ़ी कॉल्स आते हैं और कमेंट आते हैं कि भैया आपके बारे में मेरे को इन्होंने बताया था, उन्होंने बताया था, है ना, कि बायोलॉजी कहाँ से पढ़ रहे हो, अरे कहीं नहीं जाके भैया के पास से पढ़ लो, है ना, बायोवन भैया पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग सच में बहुत शेयर करते हैं, है ना। जब मैं सोचता हूँ कि जब बच्चे बताते हैं कि आपके बारे में मुझे उसने बताया,
उसने बताया, ऐसे बताया, यहाँ बताया हुआ। मुझे डाउट होता है कि यार मैं अभी तक हर घर तक पहुंचा ही नहीं, लेकिन बच्चे पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि हर जगह जा करके, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है, मेरा नेचर और मेरा बिहेवियर एकदम से अलग है भाई, ठीक है। टीचिंग को लेकर के मैं आज आप लोगों को सच्चाई बता दूं, टीचिंग मेरा कोई वो नहीं है, कहते हैं ना कि अरे बस मिल गया पढ़ाने लगे ये वो, है ना। टीचिंग मेरा कोई जो है पार्ट टाइम वर्क नहीं है ना। टीचिंग ही मेरा वर्क है, टीचिंग ही मेरा पैशन है, टीचिंग मेरा फुल टाइम वर्क है, ठीक है। और मैं ऐसे पढ़ाने के लिए नहीं आया कि हाँ कुछ मिल गया चलो ठीक है पढ़ाते हैं। जब जीवन में कुछ नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, कहीं पर गए धक्के खाए, कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, तो अब पढ़ाते हैं, नहीं। तो शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आज भी जब भी मैं क्लास लेने के लिए यहाँ पर आता हूँ, है ना, जब भी आप लोगों की नई क्लास जाती है उससे पहले कम से कम उस क्लास के लिए 4 से 5 घंटे की रिसर्च, ठीक है, फुल रिसर्च अच्छे तरीके से, तब जाकर के वो क्लास आपके लिए आती है, ठीक है। और अगर क्लास में थोड़ा सा भी मुझे डाउट हुआ, थोड़े से टॉपिक मेरे को नहीं समझ में आया, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुई ना, तो वो क्लास मैं नहीं लेता, उस क्लास को मैं डिले कर देता कि ठीक है अभी नहीं, ये क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मैं नहीं ऐसे पढ़ा सकता, बाद में पढ़ाऊंगा, है ना। तो यार अब टीचिंग मेरा पैशन है ना। और टीचिंग स्किल्स के लिए आप लोगों ने जो है पहले देखा ये कि मैं गया था कोटा, ठीक है। कोटा में कई ऐसी कोचिंगों में विजिट किया, वहाँ के कुछ प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह कुछ भी होते हैं, टीचर्स को करवाते हैं, मैं पूरा खुल के तो नहीं बता सकता, ठीक है। तो उसको मैंने सीखा, कई दिनों तक वहाँ पे रहा, कई महीनों तक वहाँ पे रहा। और उसके बाद और भी जैसे टीचिंग के प्रोग्राम होते रहते हैं, टीचिंग फील्ड में हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, टीचिंग के साथ साथ हमको क्या चीज़ और ऐड करनी है, ठीक है, जिससे बच्चा जब बाहर निकले तो पढ़े लिखे के साथ में उसकी पर्सनालिटी पर भी असर पड़े, है ना। उसे लगना चाहिए कि यार मैं भी कुछ हूँ, है ना। उसे अपने आप को छुपाना नहीं है, उसे अपने आप को रोना नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, कहानी नहीं ये बिल्कुल सच घटना है मेरे छोटे भाई की, ठीक है। मेरा छोटा भाई 11th में है, और वो कुछ दिन पहले मम्मा ने मेरी बताया कि वो रो रहा है घर में। तो मैं एक्चुअली बाहर रहता, तो मैंने उसके पास फ़ोन किया। मैं बोला हाँ सोनू बताओ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्यों रो रहे हो। उसने बोला मैं भैया स्कूल नहीं जाऊँगा। तो मैं बोला स्कूल नहीं जाओगे, मैं बोला ठीक है मत जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन क्यों रो रहे हो ये तो बताओ। उसने बताया भैया मेरे को छुट्टी लेना होता है, मेरे को कुछ टीचर से पूछना होता है, तो मैं उनसे बात नहीं कर पाता, मैं इतना कमज़ोर हूँ, है ना। मेरे को अप्लीकेशन लिखना था, मैं इतना अंदर से डर रहा था कि मैं देने तक नहीं गया। मैंने बोला ये तो बात बड़ी गंभीर है भाई। तो फिर मैंने उससे बोला ठीक है कोई बात नहीं यार मत जा स्कूल। बोले स्कूल नहीं जाएगा, मैं बोला हाँ मत जा तू। बोला ठीक है। बोला लेकिन घर में रह करके सब चीज़ें सीख जाओगे तुम। तो बोला भैया नहीं। मैं बोला पता है क्यों डर रहे हो तुम, डर क्यों रहे हो। तो कहते हैं भैया पता तो नहीं क्यों डर रहे हैं। मैं कहा वेट करो थोड़ा सा, अपने आप को समय दो और पता करो कि क्यों डर रहे हो। तुम वो एप्लीकेशन लेके जाओगे, क्या करेगा वो तुम्हें, वो टीचर, वो प्रिंसिपल, वो और भी कोई स्कूल का कर्मचारी क्या करेगा। बोलता भैया मेरे को बहुत उल्टा सीधा बोलता है, जलील कर देता, ये कर देता। मैं बोला वही करेगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं करेगा ना, उससे ज़्यादा और कुछ करेगा क्या, बोलो कुछ करेगा। बोला नहीं भैया। मैं बोला जब वो तुमसे कहे कि तू नालायक है, तू पढ़ता लिखता नहीं है, ठीक है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये है वो है, तो बता देना कि सर आप ही पढ़ा रहे हैं, आप ही के स्कूल में हूँ, है ना। अगर आप ही नहीं सुधार पा रहे हैं तो कौन सुधारेगा मुझे। तो आपसे जवाब दे देना, उनको बोलती बंद हो जाएगी। और अगर तुम्हें जलील भी करें तो कोई बात नहीं, सुन लेना, कह देना हाँ ठीक है, दे देना इसे कि जो है ये देखिए जो है मैं एप्लीकेशन लेके आया और मेरे को जाना है घर, छुट्टी चाहिए मेरे को दीजिए। तो वो देखेंगे अच्छा ठीक है, जाना है घर, हाँ। डरना क्यों है उसमें, डरना क्यों है, क्या तुम्हें वो मार देगा क्या यार, क्या वो टीचर, क्या वो प्रिंसिपल तुमको मार देगा क्या। लेकिन बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना, इतना वो डरते रहते, इतना उनका कॉन्फिडेंस लूज रहता है। तो यार अगर वैसा बच्चा, ठीक है, अगर मेरे छोटे भाई जैसे बच्चे अगर निकले स्कूल से, वैसे बच्चों का प्रोडक्शन हो, तो वो लोग कहीं पर भी अपनी बातों को खुल के नहीं रख पाते हैं। और उनके साथ अगर अत्याचार भी हो रहा है, कुछ भी गलत हरकतें हो रही हैं, तो वो उन पर जुल्म जो हो रहा है उसको सहते रहते हैं, ठीक है। इसलिए अपनी बातों को खुल के रखना है सामने।
ठीक है। जायज बातों को खुल के रखना है और ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपके लिए और आपकी सफलता के लिए मदद करें। ठीक है, उन लोगों के साथ रहना है। अब जब मैंने उसको ऐसा कुछ बताया वो मेरे को, फिर उसके बाद उसने बोला स्कूल जाना उसने बंद कर दिया था, फिर नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने बोला स्कूल नहीं जा रहे हो, तो फिर मैंने उसको समझाया कि ठीक है जाओ एक बार ऐसे ऐसे ट्राई करो, तो उसने मेरी ट्रिक जो बताया उसको लगाया, फिर मज़ा आने लगा। फिर कुछ दिन के बाद जब उसने बताया कि भैया, उसने बड़ा सीरियस होकर बताया कि यहाँ पे मेरा कुछ समझ आ नहीं रहा है और मुझे कुछ मतलब कुछ अलग ही करना है, और कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि इधर को मेरा कुछ हो नहीं सकता है, और आप ही कुछ बताइए क्या करना है। तो मैं बोला तुम चाहते क्या हो, तुम मेरे पास आना चाहते हो, मेरे पास रहना चाहते हो? उसने बोला हाँ, मैं वहीं रहना चाहता। मैं बोला ठीक है आ जाओ, मैंने बुला लिया, मैं बोला ठीक है आ जाओ। आया, अपना यहीं रहता है अब, है ना। और मस्त रहता है, बहुत काम सीखता है अब तो। इस समय वो डिजाइनिंग पे काम करने लगा है, और वो रातों दिन एक कर दिया है अब। ठीक है, खाना खाता है, उठता है, फिर उसके बाद फिर तुरंत सिस्टम पे लग जाता है, करता रहता करता रहता करता रहता है ना। मैं बोला ठीक है यार, बच्चे ऐसे होने चाहिए, ठीक है, जो अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं, सामने वाले से बताएं कि हाँ देखो भैया ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन हो तो कुछ दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। फर्जी सोल्यूशन नहीं चाहिए, अच्छा सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको एक बात कहता हूँ, अपने जीवन की सलाह हर व्यक्ति से मत मांगना, हर व्यक्ति से मत बोलना कि अच्छा तुम बताओ अब क्या करें। ठीक है, तुम खुद ढूंढो कि तुम्हें करना क्या है, समझ रहे हो। तुम्हें खुद ढूंढना होगा कि तुम्हें करना क्या है। जब तुम ढूंढोगे ना, तब चीजें बहुत अच्छी होंगी और बहुत आगे तक जाएंगी। इसलिए तुम्हें खुद पर काम करना होगा, खुद पर मेहनत करना होगा और खुद ढूंढना होगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या है, मेरे को एक वो चाहिए, वेट अ मिनट। अब देखिए, अब मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताया, ठीक है, ये वाला पूरा समझा दिया, ठीक है, समझ में आया ना? बताओ, आया समझ में? अब मेरे को एक चीज बताइए, ये जो, अब इसको अपन जूम कर लेता है तभी कुछ ज्यादा समझ पाओगे। ठीक है, इसको देखो, इसको एक काम करो, पहले आप लोग इसको लिख लो। ठीक है, ये देखो, इसको पहले लिख लो, फिर मैं मिटा करके एक बहुत छोटी सी चीज समझाऊंगा। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज, यहाँ पे एक बॉन्ड लगा उसको, तो पहले लिखो इसको, फिर मिटाते हैं इसको। ठीक है, मिटाएं अब, चलो लिखो जल्दी से, उधर का लिखो, तब तक इधर का मिटाता मैं। न्यूक्लियोसाइड, अब आज आप समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, और यदि फिर भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है, क्या होता है न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पहला आपका होता है शुगर, और दूसरा आपका होता है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, तो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, जैसे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया, यहाँ से देखो, ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, इसमें शुगर और नाइट्रोजनस बेस इससे जुड़ा है ना, ये एक देखो स्ट्रक्चर है जिससे वो जुड़ा है, ये ब्लू कलर से मैंने बताया। शुगर और नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ा है? शुगर और जो नाइट्रोजनस बेस है वो जुड़ा किससे है? ये यहाँ पे शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये जो साइटोसिन है, नाइट्रोजनस बेस है साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन है, तो किससे जुड़ा है, किस बॉन्ड से जुड़ा है? तो यहाँ पर एक बॉन्ड होता है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में एक बॉन्ड होता है। क्या होता है? यहाँ पर एक बॉन्ड होता है, ठीक है, एक लिंकेज होता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या फिर इसको बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है एन, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपने दो बॉन्ड के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, पहला बॉन्ड है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, बताओ, यहाँ तक क्लियर है? बोलो, कौन सा बॉन्ड है?
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो शुगर, ठीक है, शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनी बेस के बिटवीन, मध्य में एक बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस बिटवीन बॉन्ड, उसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना, इसी इसी बॉन्ड को बोलते हैं, इसी बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। बताओ, समझ गए। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, देखो ध्यान से, एक चीज बिल्कुल सिंपल, अभी इससे और ज्यादा सिंपल मैं बता रहा आपको। यहाँ पे क्या है, मैंने बताया जो पांचवा कार्बन होता है, क्या होता है, जो पांचवा कार्बन होता है, तो ये आपका है पांचवा कार्बन। इस CH2 के साथ क्या जुड़ता है, यहाँ इस पांचवे कार्बन के साथ, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि इस पांचवे कार्बन के साथ जुड़ता है क्या, फॉस्फेट। तो इस जब पांचवे कार्बन के साथ फॉस्फेट जुड़ेगा तो OH इसमें भी है, और फॉस्फेट में भी P है, डुअल बॉन्ड O, डुअल बॉन्ड OH, डुअल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, इसमें सिर्फ डुअल बॉन्ड है। जब ये OH OH इससे मिलेगा, क्या मिलेगा, OH OH इससे मिलेगा, इसको अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से इस चीज को सुनना, ठीक है। देखो, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर गया तो छूट गया, ठीक है। ये जो CH2OH है ये आपका एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक है। और ये OH कैसा है, जो फॉस्फोरस फॉस्फेट के साथ जुड़ा है, ये आपका एसिडिक है, ठीक है। जब एसिडिक और एल्कोहल की आपस में क्रिया होती है तो वहां पर एस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका एस्टर बॉन्ड, ठीक है। एस्टर बॉन्ड में क्या होता है, यहां से जल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखो OH है, इधर भी OH है, तो जब यहाँ पे OH और OH आपस में मिला करके जो एस्टर बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से जल बाहर निकलेगा। जल क्या होता है, H2O होता है। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल निकाल दो, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये, एक ये, दोनों क्या हो गए, निकल गए। एक ऑक्सीजन निकाल दो, तो बचा क्या, ये O, ठीक है। क्या बचा, O, और यही O क्या है, वो है एस्टर बॉन्ड। यही O क्या है बताइए, इसको अच्छे से देखिए फिर बताइए, यही O क्या है, यही O है एस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, यही है आपका एस्टर बॉन्ड। तो अब यहाँ से अगर O निकालोगे तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर सिंपल बनाओ, देखो इसको पहले लिखो, समझो इसको एक बार, ठीक है। यही है एस्टर बॉन्ड। कौन जुड़ा है यहाँ पे, ये फॉस्फो जुड़ा है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इसको बना लिए, समझ गए इसको। अगर मैं इसका अब बिल्कुल इमेज आपको बताऊं अच्छे तरीके से, अब हम लोग सीधे एस्टर बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। अगर हम सीधे एस्टर बॉन्ड अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से देखना। ये CH2OH है, और यहाँ पे कंडिसेशन रिएक्शन हो गया, एस्टर बॉन्ड बना, यहाँ पे O बन गया, क्या बन गया, सिर्फ O बन गया, ठीक है। तो जो ये शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर और ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, क्या है, ये आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये किससे जुड़ा, एक बॉन्ड से जुड़ा ना। कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड। कौन सा एस्टर, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड नेम, बंध नेम, वो होता है आपका फॉस्फो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब इस चीज को आपको याद करना है। तीन बॉन्ड देख लिए, DNA के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजनस बेस और शुगर जब जुड़ता है तो उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और शुगर और फॉस्फेट ग्रुप में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बताओ, बताओ, है इतना सिंपल, इतना सिंपल ये चैप्टर है। नहीं, बच्चे पढ़ने से डरते हैं, और कुछ टीचर्स हैं जो पढ़ाने से डरते हैं, इस चैप्टर पे आने से डरते हैं। यार इसमें पता नहीं क्या कैसे जुड़ रहा है, मूड खराब होता है। और यार हटाओ इस चैप्टर को, इस चैप्टर को बोल देते बच्चों को कि देखो यार ये कम इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। टीचर्स का भाई साहब एक सिग्मा रूल होता है ना, कुछ टीचर्स का, सभी को मैं नहीं कह रहा कि भाई ट्रोल कर दो मेरे को।
कुछ टीचर्स का सिग्मा रूल होता है, जो जो चैप्टर को नहीं पढ़ाना होता तो बोल देते हैं कि देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको घर में पढ़ लेना। अब बच्चे भी इतने मूर्ख होते हैं कि वो उसके सामने बोलते भी नहीं, टीचर के सामने, कि यदि सर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये एग्जाम में क्यों पूछा गया, ये सवाल आपको अपने टीचर से कर देना है। यदि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये सवाल, ये चैप्टर क्यों आया है जो है बुक में। ठीक है, इतनी हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, और वो हिम्मत डेवलप करो। ठीक है, चलो चलें आगे, बताओ आगे चलें। तो हम डीएनए की बहुत हद तक हमने श्रृंखला को समझ गए हैं। ठीक है, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। ठीक है, क्या होता है, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, एलोंग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं तो एक डीएनए की संरचना को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा, एक सेकंड, इसमें कुछ एरर आ गया है शायद, है ना। एक सेकंड रुकिएगा। ये देखिए, ये डीएनए की संरचना है। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, आपने देखा। ये यहाँ पर है आपका एडिनिन, क्या है, एडिनिन। एडिनिन डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन से जुड़ता है, और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ता है। ठीक है, दिख रहा है आपको। इसके बाद ये जो होता है बेस पेयर, क्या होता है, ये है एक बेस पेयर। एडिनिन और थाइमीन है, ये है ग्वानिन और साइटोसिन, ये सभी क्या हैं, ये हैं आपके बेस पेयर। क्या है, ये हैं आपके बेस पेयर। ठीक है, और ये जो इसकी बैकबोन है, ठीक है, शुगर और फॉस्फेट की डीएनए की बैकबोन होती है। ठीक है, डीएनए की बैकबोन किसकी होती है, तो डीएनए की बैकबोन शुगर और फॉस्फेट की होती है। ठीक है, देखिए द्विकुंडलनी संरचना होती है, अगर इसको, इसी को मैं सीधा कर दूं तो ये आएगी बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, अब अच्छा एक चीज अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ये जो बैकबोन है शुगर और फॉस्फेट की है, किसकी है, बैकबोन आपके शुगर और फॉस्फेट की है। ठीक है, अगर इधर एडिनिन है, इधर एडिनिन है तो मुझे बताओ इधर क्या होगा, इधर ग्वानिन है तो इधर क्या होगा, इधर साइटोसिन है तो इधर क्या होगा, इधर थाइमीन है तो इधर क्या होगा, साइटोसिन है तो क्या होगा, एडेनिन है तो क्या होगा, ग्वानिन है तो क्या होगा, साइटोसिन है तो क्या होगा। भैया बोलोगे, भैया पता है, मैंने बोला हाँ। बोला हमें पता है कि अगर एडेनिन है तो इधर डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन जुड़ेगा। ठीक है, थाइमीन जुड़ेगा, और इधर अगर ग्वानिन है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन, इधर साइटोसिन है तो इधर ग्वानिन, थाइमीन है इधर तो एडेनिन, इधर ग्वानिन है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ग्वानिन, एडेनिन है डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन, ऐसे जुड़ेगा। ग्वानिन है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन, साइटोसिन है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ग्वानिन। बोलोगे भैया ये ऐसे जुड़ेगा, तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं डीएनए की एक श्रृंखला दे दूं, सिर्फ एक श्रृंखला, वो वाली श्रृंखला, कौन सी, सिर्फ मैं इस साइड वाली श्रृंखला आपको दे दूं, ठीक है, ध्यान से देखना, इस साइड वाली श्रृंखला, इधर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन, थाइमीन, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो क्या तुम इस साइड वाली डीएनए की, ये अगर 3 to 5 है, तो क्या तुम डीएनए की एक श्रृंखला बना सकते हो 5 से 3 की, बना सकते हो, यस या नो, यस या नो। आपका जवाब आया यस भैया, इधर एडेनिन है डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन, बना सकते हो ना। डीएनए की अगर एक तरफ की संरचना आपको देखने को मिली तो दूसरे तरफ की संरचना आप बना सकते हैं, है ना, बना सकते हो ना। चलो समझ गए, साइड हटता हूँ, लिख लो इसको। ठीक है, चलिए,
तो यानी कि जो दो न्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, क्या होती, ये जो दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये एंटी पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? ये जो दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, ये एंटी पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? एंटी पैरेलल होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल होती हैं। अगर ये 3 डैश है तो ये क्या है, 5 डैश है। अब ये 5 डैश वाला ऊपर गया और 3 डैश वाला इधर आया। अब इनके बीच की दूरी भी समान होती है। डीएनए का पिथ जो होता है ना, वो भी समान होता है। ठीक है, डीएनए का पिथ कैसे समान होगा? क्योंकि एडेनिन प्यूरिन डुअल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और किससे जुड़ा? जैसे ये है एडेनिन, किससे जुड़ा? ये जुड़ता है थाइमीन से। थाइमीन सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। गुआनिन डुअल रिंग वाला स्ट्रक्चर है। किससे जुड़ा? साइटोसिन से सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर है। तो इनके जो बीच की दूरी होती है, इनके जो बीच की दूरी होती है, क्या होती है? वो समान होती है, क्योंकि इस साइड डुअल रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं, उस साइड क्या होते हैं? सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं। है ना? बताओ भाई साहब, इतना सिंपल है, इतना। लेकिन इसमें एक चीज और है, इसको जब कोई बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ होता है ना, तभी वो समझा सकता है ना। और अगर मैं तो खैर नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये चैप्टर ही मेरा करीब 2 महीने बाद शुरू हो रहा है। ठीक है, अब ये मत कह देना कि भैया 2 महीने तक आप इस चैप्टर को समझ तो नहीं रहे थे। हाँ, इस चैप्टर को समझना देखो एक अलग बात है, क्योंकि क्लास 11th की बायोलॉजी भी चल रही थी, टीजीटी पीजीटी की, और उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर भी था। ठीक है, इस वजह से बिजी शेड्यूल था। लाइट धीमे हो रही है, ऐसा क्यों? एसी ऑफ कर देते हैं। चलिए, अभी को ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझे? आगे देखो, आगे का स्ट्रक्चर अपना ये वाला, ध्यान से स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से। ये शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन है। क्या है? शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन है। ठीक है, ये इस साइड शुगर है, इधर फॉस्फेट है। ये क्या है? ग्वानीन है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखो साइटोसिन। ठीक है, इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड लगाना भूल गए क्या भाई? हाँ, ग्वानीन है, साइटोसिन है। ये एक जो ग्वानीन और साइटोसिन है, ये एक आपका है न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें पाई गई, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजिनस बेस, और आपका पेंटोज शर्करा। ठीक है, पेंटोज शुगर। डन। ये जो है इसको हम बोलते हैं एक बेस पेयर। क्या बोलते हैं? एक बेस पेयर बोलते हैं। ठीक है, एक बेस पेयर होता है ये। समझ गए? बताओ, ये डीएनए कैसा मॉडल होता है? डीएनए डुअल हेलिक्स होता है। ठीक है, एक दूसरे से टिपटा रहता है। डीएनए के बीच में अगर पूछे कौन से बॉन्ड होते हैं, तो नाइट्रोजिनस बेस, यहाँ पर जो बॉन्ड आपको मिलेगा, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड होगा आपका कैसा? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अभी तो ये स्ट्रक्चर ही है, ध्यान से देखो। ये क्या है? ये बेस पेयरिंग है। एडेनिन है डुअल बॉन्ड थाइमीन के साथ, साइटोसिन है ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन के साथ, ग्वानिन है ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ, ग्वानिन है ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ, थाइमीन है डुअल बॉन्ड एडेनिन के साथ, थाइमीन है डुअल बॉन्ड एडेनिन, ये डुअल बॉन्ड है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है आपके। फिर ये है साइटोसिन है ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन के साथ जुड़ा, ग्वानिन है ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ जुड़ा। ठीक है, ऐसे करके जुड़ा। अगर एक बेस पेयर को मैंने निकाला, तो ये यहाँ पे बेस है, ये यहाँ पे शुगर है, ये यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है। ये यहाँ पे बेस शुगर है। क्या है? शुगर है। कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉर्मूला C5H10O4। ठीक है, यहाँ पे अगर बॉन्ड पूछूं कौन सा बॉन्ड है, इस जगह पे कौन सा बॉन्ड है? आपने बताया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैं पूछूं यहाँ पे कौन बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपने बताया है आपका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, बताओ, इतना सिंपल है ये। अब अगर हम बात करें डीएनए की डिस्कवरी की, खोज की, ठीक है, डिस्कवरी, तो 1869 में एक वैज्ञानिक आते हैं
जिनका नाम रहता है फ्रेडरिक मिसर। ठीक है, फ्रेडरिक मिसर पता है क्या करते हैं? फ्रेडरिक मिसर पस सेल से, किससे? पस सेल से, पस सेल से वो डीएनए निकालते हैं। ठीक है, डीएनए कहाँ पर था? पस सेल्स में था डीएनए। ठीक है, और वो डीएनए कैसा था आपका? वो एसिडिक था। डीएनए कैसा था? एसिडिक था, जिसके कारण इन्होंने, फ्रेडरिक मिसर ने उसका न्यूक्लियन नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लियन नाम दिया। ठीक है, एसिडिक है, एसिडिक नेचर का है, इसलिए उसका नाम क्या दिया? न्यूक्लियन नाम दिया। ये सीधे क्वेश्चन नीट में आ जाता है, सीधे। ठीक है, उसके बाद दो वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम होता है विल्कन्स और फ्रैंकलिन। ठीक है, अभी यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह हमको नहीं नहीं मिला, ठीक है, नहीं दिखा। दूसरे वैज्ञानिक आते हैं विल्कन्स, विल्किंस एवं फ्रैंकलिन। ठीक है, तो ये विल्कन्स और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने क्या करते हैं? ये लेते हैं एक्स रेज को। ठीक है, ये एक लेते हैं टेस्ट ट्यूब को, इस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं? डीएनए को डालते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर होती है एक्सरे। ठीक है, फिर एक्सरे को इसमें भेजते हैं। देखो सिंपल से, एक्सरे को जब इसमें भेजें तो इस साइड इसका कुछ इमेज बनता है। ठीक है, इस साइड इसका कुछ क्या बनता है? इसका कुछ प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ये स्पष्ट प्रतिबिंब डीएनए का नहीं रहता, ये टूटा फूटा रहता है। ठीक है, यानी कि क्लियर डीएनए के बारे में अभी भी नहीं पता चला। ठीक है, क्लियर डीएनए आपको नहीं मिला, टूटा फूटा मिला। एनसीईआरटी इसके लिए जो है एक पॉइंट लिखती है, और बड़ा प्यारा सा पॉइंट है। क्या लिखता है? कि विलगत करना जो है फ्रैंकलिन और एक्सरे, एक्सरे निर्वर्तन, निवर्तन आंकड़े के आधार पर। ठीक है, एक्सरे निवर्तन आंकड़े, इन्होंने कुछ आंकड़ा बता दिया। अभी तो जब फ्रेडरिक मिशर ने खोजा तो उन्होंने कुछ बताया ही कि डीएनए होता कैसे है, लेकिन फ्रैंकलिन ने बताया कि डीएनए ऐसा होता है, टूटा फूटा डीएनए इन्होंने निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, टूटा फूटा डीएनए इन्होंने निकाला फ्रेडरिक मिशर ने। अब होता क्या है, ध्यान से समझना। इसी के आधार पर एक जो 1853 इस 1953 में जो हम लोग वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल देखते हैं, वाटसन और क्रिक ने, क्रिक ने डीएनए का डुअल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, क्या किया? इसी के आधार पर वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डुअल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्हीं वैज्ञानिकों के आधार पर जो उन्होंने एक्सरे से किरण को निकाला था, देखा था। ठीक है, तो हम लोग एक पॉइंट और पढ़ते हैं कि वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल क्या होता है, डुअल हेलिक्स मॉडल क्या होता है। ठीक है, ठीक है, बताइए। इसके बाद एक पॉइंट और है अपना, एनसीईआरटी मेंशन करती है उस चीज को, और वो है अपना, ठीक है, एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है किरचाफ। क्या होता है? किरचाफ, किरचाफ ही है। हाँ, किरचाफ ही है वो। ठीक है, एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है किरचाफ, किरचाफ। ठीक है, किरचाफ वैज्ञानिक क्या बताते हैं कि जो एडेनिन होता है डीएनए में, जो एडेनिन होता है, ठीक है, एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर होता है किसके? थाइमीन प्लस साइटोसिन। ठीक है, यानी कि किरचाफ ने बताया कि प्यूरीन बराबर पिरीमिडीन। ठीक है, किरचाफ ने क्या बताया? किरचाफ ने बताया कि प्यूरीन बराबर पिरीमिडीन। ठीक है, प्यूरीन और पिरीमिडीन के बराबर होते हैं। अगर 10 प्यूरीन है तो पिरीमिडीन की संख्या कितनी होगी? 10 ही होगी। ये किरचाफ का नियम है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बताइए। 5 बज गए, जूस का टाइम हो गया, अलार्म लगा हुआ है ना। ठीक है, बोलो आगे चलें।
आगे देखें, यहाँ पे देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडेनिन बटे थाइमीन बराबर ग्वानिन बटे साइटोसिन बराबर 1। अगर एडेनिन थाइमीन 10 हैं तो साइटोसिन और ग्वानिन भी कितने होंगे, 10 होंगे, आपस में कट जाएंगे, एक बचेगा। ठीक है, इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, एडेनिन प्लस ग्वानिन बटे थाइमीन प्लस साइटोसिन बराबर 1। ठीक है, ये आपका किरचाफ का नियम होता है। ठीक है, क्या होता है, किरचाफ का नियम होता है। ये तो किरचाफ ने अपना ये नियम प्रस्तुत किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका एडेनिन, डुअल रिंग देखने को मिला, ग्वानिन डुअल रिंग देखने को मिला। ये जुड़ता है किससे, थाइमीन से। ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से। डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एडेनिन थाइमीन से जुड़ेगा, और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा। ठीक है, इतना समझे, बताओ। अब हम लोग द्विकुंडलिनी डीएनए की संरचना वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन अब इसको पढ़ेंगे हम लोग जो है कल, और आज के लिए हम लोग रखेंगे यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अभी एक बहुत है ना ऊपर केस चल रहा है आपका, जो ये है ना, वो जो शादी वाला केस नहीं सुने आपने, है ना, वो मौर्य जी वाला। ठीक है, तो उसमें सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग अपनी जो जो लोग घर से बाहर पढ़ने गई हैं लड़कियां, उनको घर घर वापस बुला रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जैसा भी है, तो इसमें क्या है कि देखो, सोचने का तरीका होता है, सोचने और समझने का कुछ तरीका होता है। ठीक है, और मैं चाहता कि लोग जायज सोच पाएं, सही तरीके से सोच पाएं। ठीक है, अभी अगर सही से पूछा जाए लोगों से, जो लोग न्यूज़ देख रहे हैं, बातें फैला रहे हैं, उनको सही तरीके से अंदर की बातें नहीं पता है, और मुझे भी नहीं पता है, नो डाउट मुझे भी नहीं पता है, तो भाई मैं फालतू में क्यों बोलूं। उस पर बहुत वीडियोस बन रहे हैं, मतलब इतनी घोर चीजें चल रही हैं इस समय, है ना, वीडियो पे वीडियो लोग बनाए जा रहे हैं। उसी पर क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इस समय उनको व्यूज मिल रहा है। ठीक है, इस वजह से। लेकिन एक सोच और समझने, तार्किक सोचने वाले की जरूरत है। ठीक है, खैर आज के लिए तो यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।